नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो गोलार्ध की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। देशांतरी विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.42% होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्षेत्रफल एवं वैश्विक रैंकिंग क्या है भारत की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होता है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा चीन का है, चौथा अमेरिका का है, पांचवा ब्राज़ील का है, छठवां ऑस्ट्रेलिया का है, सातवां भारत का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार कहाँ तक है तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है लंबाई, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक है ये, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। यानी कि ऐसी है 3214 और ऐसी है 2933। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की तो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा होती है और ये है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा कुल है 7516.6 किलोमीटर द्वीप समूह सहित। लेकिन अब इसको लगभग 11,000 कर दिया गया है नाप में अंतर करके, तो अब 11,000 कुछ है। आगे देखते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो इंदिरा कौल है, ये लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु द्वीपीय है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती यानी या फिर सरक्रीक जो कि गुजरात में पड़ता है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमिका है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और दक्षिणी बिंदु संपूर्ण जो भारत है द्वीपीय क्षेत्र को मिलाकर तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, पूर्वी किविथु है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। इसको सरक्रीक भी बोलते हैं। कर्क रेखा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बराबर विभाजित करती है और गुजरने वाले जो 8 राज्य हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कीजिए, इधर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, थोड़ा ऊपर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व के लिए क्रम है। पूर्व से पश्चिम के लिए अगर हम देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय प्रयागराज नैनी समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश। तो भारतीय टाइम लाइन जो है 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है। जो हमारा भारत का टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। भारत की सीमाएं एक अवलोकन कर लेते हैं। स्थलीय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है, 7 देशों के साथ साझा होती है। बचपन में MBA इसका जो सूत्र है क्या क्या हो सकता है तो इसमें भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, ये सब आ जाते हैं 7 देश। जलीय सीमा मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर, कुल 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है इसकी। और सामरिक स्थिति क्या है तो हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति के कारण सामरिक महत्व है भारत का। अब देखते हैं पड़ोसी देशों की सीमा के साथ लंबाई। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा होती है
4096.7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के। चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। 4 राज्य लगते हैं, एक यूटी कौन सा लगता है, तो लद्दाख। पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर, 3 राज्य लगते हैं, 2 यूटी कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 5 राज्य लगते हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, 4 राज्य लगते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, 4 राज्य टच होते हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सबसे न्यूनतम, और एक यूटी लगता है केवल, जो कि लद्दाख है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है हमारी बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। रेड क्लिफ एवं डूरंड रेखा, ये क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 15 अगस्त 1947 को डूरंड ये रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की जाती है। अंग्रेज था, इसने खींच दी थी नक्शे पर लाइन, उसी को माना गया। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा 1893 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। ये भारत में वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, परंतु भारत का लद्दाख क्षेत्र भी इसके साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और भारत का भी थोड़ा सा ये लगती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा एवं चीन सीमा। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत ये विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मुख्यतः और आंशिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LIC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच की प्रभावी नियंत्रण रेखा है, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। भारत और चीन के बीच में जो कंट्रोलिंग लाइन है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत के तटीय राज्य एवं द्वीप। भारत की तटरेखा कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं भारत की तटरेखा पर। पश्चिमी तट 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। भारत के जो पश्चिमी तट पर कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु नीचे, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। और यूटी कितने हैं, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात यहाँ पे इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं। आर्कियन चट्टाने, इसमें मुख्य रूप से भूगर्भ में क्या है, चट्टाने हैं। तो आर्कियन चट्टाने सबसे पहले देखते हैं। इनकी आयु मानी जाती है प्राचीनतम, सबसे पुरानी चट्टाने आर्कियन चट्टाने। प्रकार के साथ अत्याधिक रूपांतरित नीस एवं शिष्ट से निर्मित हैं। जीवाश्म पूर्णतः अभाव है, आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। क्षेत्र कौन सा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आर्कियन चट्टाने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से खनिज होते हैं, तो लोहा, तांबा, मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आर्कियन चट्टानों में। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखते हैं। विशेषता इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आर्कियन चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से। जो आर्कियन चट्टानें टूट फूट कर बिखरी हैं, इनका निक्षेपण हुआ, अपर्दन हुआ, तो धारवाड़ चट्टानें बनी हैं। महत्व क्या है, सर्वाधिक खनिज समृद्ध चट्टानें हैं। इसमें सोना, मैंगनीज और तांबा पाया जाता है। मुख्य क्षेत्र है धारवाड़ क्रम, शिमोगा, कर्नाटक, अरावली श्रेणियाँ। कर्नाटक में का शिमोगा और अरावली श्रेणियाँ, जो कि गुजरात और राजस्थान में फैली हुई हैं दिल्ली तक। विशेष तथ्य क्या है कि भारत की प्रथम परतदार चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कुडप्पा चट्टानें क्या है, नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कुडप्पा चट्टानें, इनका नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर है। खनिज इसमें कौन कौन से, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, उधर भी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर वगैरह पाया जाता है। तो उधर ही ये लगता है झारखंड, वो आंध्र प्रदेश उससे थोड़ा नीचे है, और झारखंड में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। खनिज क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस पाया जाता है। जीवाश्म, अभी भी जीवाश्मों का इसमें भी अभाव पाया जाता है कुडप्पा चट्टानों में। क्षेत्र कौन सा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह, संगमरमर सबसे ज़्यादा उत्खनित किया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें देखते हैं। महत्व क्या है इनका, भवन निर्माण सामग्री है, तो प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर यहाँ से मिलता है। उदाहरण सांची स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, इन्हीं से बनाया गया है। हीरा, पन्ना मध्य प्रदेश में, व गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खाने इसी तंत्र में है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसमें मध्य प्रदेश में पन्ना, यहाँ पे हीरा की खान है, और आंध्र प्रदेश में इसकी खाने हैं हीरा की, इन्हीं चट्टानों में। जीवाश्म, इसमें जीवाश्म के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो गए हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना चट्टानें देखते हैं। कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत का 98% कोयला
गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नदी घाटियाँ दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटी। इनका विस्तार किधर है? दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी घाटी तक इनका विस्तार है। काल इनका कौन सा? तो कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक, यानी कि बहुत प्राचीन है। कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक इनकी अवधि मानी जाती है। जीवाश्म वनस्पति एवं जीवाश्मों की प्रचुरता है। जहाँ पे कोयला है तो कोयला तो जीवाश्म से ही बना है, तो वहाँ पे जीवाश्मों की प्रचुरता पाई जाती है। दक्कन ट्रैप देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप क्या है? तो काकेशियस काल के अंत में विदर उद्भेदन के मध्य से लावा के निक्षेपण से निर्मित। काकेशियस काल के अंत में ज्वालामुखी के उद्गार से लावा जो निकला उससे बना है दक्कन ट्रैप। बेसाल्टिक लावा के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी लावा से बनी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, महत्व उसका उपजाऊ होती है। क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का मालवा पठार। इसका क्षेत्र क्या है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का मालवा पठार प्रमुख क्षेत्र है। टर्सरी एवं क्वार्टरसरी चट्टानें। टर्सरी चट्टानों का महत्व देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी काल में हुआ। जो टर्सरी काल है उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। हिमालय क्षेत्र और कच्छ क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः शामिल है। क्वाटरनरी, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। क्वाटरनरी तंत्र के तहत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका प्रमुख क्षेत्र है। नवीनतम, खादर और बांगर निक्षेप डेल्टाई क्षेत्र में नदी घाटियों द्वारा। नवीनतम जो जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर और पुरानी को कहते हैं बांगर। ये डेल्टाई क्षेत्रों में नदी घाटी में पाई जाती है। अब देखते हैं भौतिक विभाजन। प्रमुख 6 भौतिक क्षेत्र हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हिमालय का क्षेत्र प्रमुख आ जाता है। तो नवीनतम बलित पर्वत, हिमालय विश्व के नवीनतम एवं सबसे ऊंचे बलित पर्वत है। हिमालय जो विश्व का सबसे नवीनतम और सबसे ऊंचा बलित पर्वत है। विस्तार इसका कहाँ से? तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई है हिमालय की। आकार कैसा है? तो इसका आकार एक चाप के आकार का है, यानी तलवार की आकृति में फैला हुआ है। ऐसे हिमालय का विस्तार है। यहाँ लद्दाख से लेकर और इधर म्यांमार तक, उसके बाद ऐसे नीचे को आ जाता है। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। टेथिस भूसन्नति, कोबरा के अनुसार जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर प्राचीन काल में टेथिस सागर हुआ करता था। दबाव एवं बलन के कारण क्या हुआ? तो उत्तर अंगारा लैंड व दक्षिण में गोंडवाना लैंड के दबाव से मलबे में बलन पड़े। उत्तर से अंगारा लैंड एक भूभाग था और दक्षिण से गोंडवाना लैंड, दोनों आपस में टकराए तो जो बीच में मलबा भरा हुआ था टेथिस सागर, उसका मलबा नीचे से ऊपर उठ गया, उस मलबे से बन गया हिमालय उत्थान। यही बलन कालांतर में हिमालय के रूप में ऊपर उठे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? तो हैरी एवं हेस व W.J. मॉर्गन की यह थ्योरी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। जो हैरी हेस एवं W.J. मॉर्गन कहते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। सतत विकास के तहत क्या इसको बताया गया है? तो आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर हो गई है, यानी कि दोनों प्लेटें लगातार एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए हिमालय और भी ऊंचा होता जा रहा है। ट्रांस हिमालय देखते हैं। हिमालय का पहला भाग सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से पहले का है। काराकोरम, K2 गार्डविन ऑस्टिन यही है। इसमें पहली जो पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, इसमें K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन पर्वत जो चोटी है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर, कैलाश। जो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर दोनों श्रेणी के बीच में बहती है। अब देखते हैं बृहद हिमालय। पहले तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय से पहले का है, उसके बाद बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालयाज, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची व सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर है। ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत यहीं पर स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटियां हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, ये कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय पे है, यानी कि हिमाद्री पर है। इसका निर्माण
ओलिगोसीन काल में हुआ है। जो ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो ओलिगोसीन काल में हुआ है इसका निर्माण। अब देखते हैं लघु या मध्य हिमालय, लेजर हिमालय। ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग यहीं पर स्थित है। जो मध्य हिमालय, इसी में घाटियाँ स्थित हैं जहाँ पे भारत की अधिकांश जनसंख्या रहती है। उत्तराखंड पूरा, उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल, ये इसी में पड़ता है ग्रेट हिमालय में। इसकी जो घाटियाँ हैं, श्रेणियाँ, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। जो ग्रेट हिमालय में जो श्रेणियाँ पड़ती हैं, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ती है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में पड़ती है और महाभारत नेपाल में पड़ती है। श्रेणियाँ ग्रेट हिमालय में पड़ती हैं। घास के लघु हिमालय में घास के मैदान, इन्हें कश्मीर में मर्ग या फिर सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या फिर प्यार कहते हैं। जो लघु या मध्य हिमालय में घास के मैदान है, इसमें कश्मीर में मर्ग या फिर गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर प्यार कहते हैं घास के मैदानों को। बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक, सबसे नीचे का, पहले ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेट हिमालय होता है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक बोला जाता है। नवीनतम श्रेणी है, सबसे बाद में बनी है। हिमालय की सबसे दक्षिणतम एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दून एवं द्वार, मुख्य जो घाटियाँ हैं वो किसमें है, मध्य हिमालय में। उसके बाद जो निचली घाटियाँ हैं वो किसमें है, दून शिवालिक में। लघु हिमालय में शिवालिक के बीच घाटियों को दून या फिर द्वार कहते हैं। इसमें देहरादून एवं हरिद्वार जैसी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। देहरादून, पाटलिदून, हरिद्वार। अपर्दन, ये चट्टानों के मलबे से बनी है, अतः यहाँ भूस्खलन अधिक होता है। बाह्य हिमालय या शिवालिक में भूस्खलन अधिक होता है क्योंकि जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय वहाँ से चट्टानें टूट टूट कर नीचे बिखरी हैं, तो इसी से बना हुआ है शिवालिक। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुराद के द्वारा किया गया। पहले तो हिमालय का वर्गीकरण कैसे किया गया, पहले इधर काराकोरम हो जाता है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। अब उसके बाद प्रादेशिक वर्गीकरण तो ऐसे किया गया, ऐसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऐसे करके। अब इसको देख लेते हैं। पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच का भाग 560 किलोमीटर लंबाई तक पंजाब एवं कश्मीर हिमालय कहलाता है। कुमाऊं हिमालय, सतलज एवं काली नदियों के बीच का भाग 320 किलोमीटर, नंदा देवी मुख्य चोटी इसमें है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यानी कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय और सतलज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर। एवरेस्ट इसी पर है। कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी और नेपाल हिमालय में है एवरेस्ट। अब पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु नदी से सतलज तक 560 किलोमीटर और सतलज से काली तक 320 किलोमीटर। अब देखते हैं असम हिमालय। तो तीस्ता एवं दिहांग के बीच, यानी तीस्ता से दिहांग तक, दिहांग ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ये भाग है 720 किलोमीटर हिमालय का। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियाँ होती हैं। और मेघालय का पठार देखते हैं क्या है, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय के पठार में। ये हिमालय का भाग नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार। अब प्रमुख पर्वत चोटियाँ देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर नेपाल में है, और नेपाल में इसको कहते हैं सागर माता। K2 गार्डविन आस्टिन है 8611 किलोमीटर 11 मीटर, POK में है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। कंचनजंगा 8586 मीटर, सिक्किम में है, भारत में है। लाओत्से 8516 मीटर, नेपाल तिब्बत में पड़ती है बॉर्डर पे। मकालू, माउंट मकालू 8481 मीटर, नेपाल में पड़ती है। नंदा देवी 7817 मीटर, उत्तराखंड में पड़ती है। ये हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टिन यानी K2, कंचनजंगा, लाओत्से, माउंट मकालू, नंदा देवी। हिमालय के प्रमुख दर्रे, परिभाषा देखते हैं। पहाड़ों के बीच स्थित संकीर्ण रास्ते जो आवागमन एवं व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करते हैं उनको दर्रा बोला जाता है। दो पहाड़ों के बीच में जो पतली सी जगह निकलने के लिए उसको दर्रा कहते हैं। सामरिक महत्व क्या है, तो प्राचीन काल से रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट एवं वर्तमान में सीमा सुरक्षा हेतु इनका उपयोग किया जाता है। दर्रे लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के, तो काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, NH1 पर स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जो कुलगाम से कोठी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, जवाहर सुरंग यहीं पर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, मध्य एशिया मार्ग इससे होकर जाता है। दर्रे हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं,
तो सिपकीला ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, बारालाचाला मंडी से लेह को जोड़ता है। तो सिपकीला, रोहतांग और बारालाचाला हिमाचल में है। उत्तराखंड में कौन सा है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख मुख्य है। हिमाचल में सिपकीला, रोहतांग और बारालाचाला। विशेष तथ्य देखते हैं, सिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। नाथुला सिक्किम में है। भारत और चीन के बीच प्राचीन सिल्क रूट इसी में था, जहाँ से रेशम का व्यापार होता था, इसको सिल्क रूट बोलते थे। जेलेप्ला सिक्किम में है, भूटान का मार्ग देता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत के लिए मार्ग यहाँ से निकलता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है यांग्याप दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, भारत चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन है। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला, जेलेप्ला, और अरुणाचल में बोमडीला, यांग्याप, दिफू। सिक्किम में सिपकीला, जेलेप्ला, सिक्किम में नाथुला, जेलेप्ला, और अरुणाचल में बोमडीला, यांग्याप और दिफू दर्रा अरुणाचल में। हिमालय भारत के लिए महत्व। हिमालय क्या है? तो जलवायु, साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, मानसूनी वर्षा कराता है हिमालय। जल स्रोत, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी 12मासी नदियों का उद्गम यहीं से होता है, तो जल की पूर्ति होती रहती है देश में इनसे। औषधि, वनस्पति एवं जीवों का भंडार हिमालय में है। सुरक्षा, उत्तर में अभेद्य प्राकृतिक दीवार के समान हिमालय खड़ा है, जिससे उधर से हमला होने का खतरा नहीं रहता। उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं, निर्माण कैसे हुआ? तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। विस्तार कहाँ तक है? लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका मैदान का। विशेषता क्या है? विश्व का सबसे उपजाऊ एवं सघन बसा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है विशाल मैदान में। ढाल, पश्चिम से पूर्व की ओर है गंगा मैदान का ढाल। अन्न भंडार, उत्तर का मैदान। मैदानी भाग का वर्गीकरण देखते हैं। भाबर, तराई, बांगर, खादर। मिट्टी, जल निकासी के आधार पर विभाजन इसका किया गया। भाबर क्षेत्र कौन सा है? तो शिवालिक के पदगिरी क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। शिवालिक के नीचे पैरों में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। नदियाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते विलुप्त यानी अदृश्य हो जाती, पत्थरों में समा जाती हैं। कृषि हेतु अनुपयुक्त है, परंतु बड़े वृक्षों के लिए अनुकूल है। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र एवं नम क्षेत्र है। नदियों का पुनः प्रकट हो जाना होता है तराई क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र में पत्थर है, पत्थरों में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में आकर पुनः प्रकट हो जाती हैं। दलदली ये मिट्टी वाला क्षेत्र है, कण छोटे छोटे होते हैं। जैविक विविधता, घने वनों एवं जीवों यानी दुधवा नेशनल पार्क इसी में है। तराई क्षेत्र में घने वनों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये अनुकूल यहाँ पे वातावरण मिलता है जीवों को। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़, नदी के बाढ़ के मैदान से ऊंचे क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यहाँ पे बनती है पुरानी जलोढ़। रेह या फिर कल्लर, अधिक सिंचाई से सफ़ेद नमकीन परत का जम जाना रेह या फिर कल्लर कहलाता है। कंकड़ निक्षेप, मिट्टी में चूने के निक्षेप कंकड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो नदियों द्वारा छोड़े जाते हैं। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नदियों के बाढ़ का मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी बिछती रहती है उसको खादर कहते हैं। सर्वाधिक उर्वर, गहन कृषि, चावल, गन्ना, गेहूँ आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नामकरण, पंजाब में इसे बेट भी कहा जाता है। राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान देखते हैं। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी मुख्य है। सांवर खारे पानी की झील यहीं पर है। पंजाब हरियाणा मैदान, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित दो नदियों के बीच की भूमि यहीं पर है। इसकी विशेषता है बांगर एवं खादर। यहाँ बांगर को धाया एवं खादर को बेट कहते हैं। पंजाब में बांगर को धाया और खादर को बेट कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का विशालतम डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसका निर्माण करती हैं, जो मैग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के निवास के लिए प्रमुख स्थान है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं। गंगा का मैदान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ऊपरी, मध्य एवं निचली गंगा मैदान में विभाजित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम की संकीर्ण घाटी में स्थित है। यहाँ माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो असम में है। प्रमुख सारांश देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण का पठार प्राचीनतम है। हिमालय 33 सागर के मलबे से बना है। एवरेस्ट सर्वोच्च हिमालय की चोटी है। मैदानों में खादर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा भौतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीपीय पठार का अवलोकन करते हैं। एक मेज की आकृति वाला स्थलखंड है जो कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति, इसकी क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार का ऊंचाई औसत है 6 से 900 मीटर तक। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वर्तमान में अपशिष्ट है। इसका अपरदन हो चुका है काफ़ी। विस्तार गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार। सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचाई इसकी। नदियां यहाँ से कौन कौन सी निकलती हैं? तो लूनी एवं साबरमती नदियों का उद्गम होता है अरावली के पहाड़ी से। ये राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है अरावली पहाड़ी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं। तो जल विभाजक है ये, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली मुख्य श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। संरचना इसकी कैसी है? तो परतदार चट्टानों से बनी है, लाल बलुआ पत्थर मुख्य है इसमें। आर्थिक महत्व, भवन निर्माण सामग्री एवं पन्ना के हीरा खानों हेतु प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो जगह है पन्ना, वहाँ पे हीरा के खाने हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण के लिए यहाँ से बलुआ पत्थर वगैरह मिलता है। सतपुड़ा पर्वत को देखते हैं। एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत। प्रमुख चोटियाँ क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत की प्रमुख चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंचाई है, महादेव पर्वत में पड़ती है, अमरकंटक क्षेत्र में। महत्व इसका देखते हैं। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा से। सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन। विस्तार कहाँ तक है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और अरावली का विस्तार हमने देखा था, ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। छोटा नागपुर का पठार देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश इसको कहा जाता है। खनिजों की प्रचुर मात्रा के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। खनिजों की यहाँ पे प्रचुर मात्रा है छोटा नागपुर के पठार में। दामोदर नदी इसे 2 भागों में बांटती है, हजारीबाग एवं रांची पठार। दामोदर नदी बीच से निकलती है, 2 भाग हो जाते हैं, हजारीबाग और रांची पठार। प्रमुख खनिज यहाँ पे क्या है? तो कोयला, लोहा, अभ्रक और तांबा। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा कहाँ पाया जाता है? नागपुर के पठार में। क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा का क्षेत्र आता है छोटा नागपुर के पठार में। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। दक्कन का पठार देखते हैं। ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट के जमाव से बना हुआ पठार है दक्कन का पठार। मृदा यहाँ पे काली मिट्टी, क्योंकि जहाँ पे लावा होगा, ज्वालामुखी से बना होगा, वहाँ पे काली मिट्टी जरूर होगी। आकार त्रिभुजाकार है, मिट्टी काली है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए उपयोगी होती है। और इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में दक्कन का पठार का विस्तार है। और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में जो विस्तार होता है छोटा नागपुर के पठार का। इसकी चट्टानें सीढ़ीनुमा आकृति बनाती हैं। पश्चिमी घाट को देखते हैं, इसको सह्याद्री बोलते हैं। तो तापी नदी की घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबा है पश्चिमी घाट, तापी नदी से कन्याकुमारी तक। ये विश्व के हॉटस्पॉट में एक जैव विविधता, यानी कि एक विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट्स में से एक है। यानी हॉट स्पॉट बोलते हैं जहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट है। यहाँ से प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे आंसर था पश्चिमी घाट। ये 2 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में पूछा गया था, आप पेपर निकाल के देख सकते हैं। इसीलिए ये पूरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूपी PCS, RO सुपर टेट या PC टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। उत्तरी सह्याद्री, कलसुबाई चोटी यहाँ पे प्रमुख है। दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख चोटी है। उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई चोटी और दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख चोटी। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट, ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, NH 3 पर स्थित है। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, NH 4 पर स्थित है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। और सेनकोट्टा मदुरई से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है, इलायची पहाड़ियों में स्थित है। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, 3 का मतलब 3 नंबर, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। उत्तर से दक्षिण की याद कीजिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। पूर्वी घाट देखते हैं। उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट की तुलना में कटा छटा एवं कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, ये कटा छटा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। नदियों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसे जगह जगह से काट दिया। नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया, किसने? महानदी, गोदावरी और कृष्णा ने। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? तो जिंदगढ़ा सबसे ऊंची चोटी है, 1690 मीटर। महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी 1690 मीटर। और नीलगिरी पर्वत
पर यह पश्चिमी घाट से मिलता है। पश्चिमी घाट से, जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरी पर्वत पर मिलता है। तुलना, पश्चिमी घाट बनाम पूर्वी घाट। ऊंचाई देखते हैं, पश्चिमी घाट की कितनी, 900 से 1600 मीटर और पूर्वी घाट की है 600 मीटर। तो पश्चिमी घाट ऊंचा है, इसकी 900 से 1600 मीटर तक ऊंचाई है औसत, और इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। निरंतरता, ये निरंतर सतत श्रेणी है, ये विखंडित है, कटी छटी है पूर्वी घाट। वर्षा के दृष्टि से देखें तो अधिक वर्षा होती है मानसून से पश्चिमी घाट में, और पूर्वी घाट में तुलनात्मक दृष्टि से कम वर्षा होती है। ढाल, इसका तीव्र ढाल है पश्चिम की ओर, इसका मध्य ढाल है पूर्व की ओर, पूर्वी घाट का। दक्षिण भारत की सर्वोच्चम चोटियाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये अन्नामलाई पहाड़ियों में है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर। दोदाबेट्टा 2637 मीटर ऊंची है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत चोटी में है। जो अनाईमुड़ी है अन्नामलाई पहाड़ियों में है, दोदाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों में है। नीलगिरी ब्लॉक पर्वत है, इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। चाय एवं काफ़ी हेतु प्रसिद्ध है नीलगिरी पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत है, पर्वतों की रानी कहा जाता है इसको। मालवा एवं बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार देखते हैं, लावा से निर्मित है। यहाँ अवनालिका अपर्दन के कारण चंबल के बीहड़ निर्मित हुए हैं। यहाँ पे अवनालिका अपर्दन हुआ है, जिससे चंबल के बीहड़ निर्मित हुए हैं। बुंदेलखंड का पठार यूपी एमपी में विस्तृत है, ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। यहाँ लाल मिट्टी की प्रधानता है। तो मालवा का पठार लावा से बना है, मालवा से याद कीजिए लावा। और बुंदेलखंड का पठार जो यहाँ पे भी लाल मिट्टी है, ये ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम घाट एवं अरब सागर के बीच संकीर्ण मैदान है। इसमें कोंकण तट पड़ता है, जो गोवा से, दमन से गोवा तक। कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु तक, जो कर्नाटक में पड़ता है। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। तो पहले कोंकण तट जो कि दमन से गोवा तक, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु तक, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, मतलब नीचे छोर तक। मालाबार तट लैगून झीलें पाई जाती हैं। कयाल, मालाबार तट पर कयाल यानी कि लैगून झीलें पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं। पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच एक चौड़ा मैदान है। यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जो पश्चिम में गिरती हैं नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, पूर्व में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। उत्तरी सरकार तट है पूर्व में, महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच में है। फिर कोरोमंडल तट है कृष्णा एवं कन्याकुमारी के बीच, तमिलनाडु में। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा व पुलिकट झील आंध्र प्रदेश जैसी लैगून झीलें स्थित है। यहाँ पे चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, और पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश में, लैगून झीलें हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का समूह, ये नियमित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। यहाँ पे पड़ता है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार की सैडल पीक। बैरन द्वीप यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार के बारे में याद कीजिए, यहाँ पे 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। और बैरन द्वीप यहाँ का एक सक्रिय मात्र ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। लक्षद्वीप समूह के बारे में देखते हैं। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह। अंडमान में 572 द्वीप थे, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ये अरब सागर में, अंडमान निकोबार स्थित था बंगाल की खाड़ी में। प्रवाल मूल, ये मूंगा चट्टानों से बने हैं। जो लक्षद्वीप समूह है मूंगा चट्टानों से बने इसके द्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकाय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव देश से मिनीकाय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनीकाय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। राजधानी होती है लक्षद्वीप की कवरत्ती। अब देखते हैं थार का मरुस्थल। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है थार का मरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ अंतःप्रवाही होती हैं। यहाँ नदियाँ कैसी होती हैं? अंतःप्रवाही होती हैं। लूनी यहाँ की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। लूनी महत्वपूर्ण नदी है मरुस्थल की। बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले यहाँ विशेषता है। यहाँ पे बरखान बनते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं उसको बोलते हैं। अब देखते हैं भारतीय अववाह तंत्र। नदियों को भारत की जीवन रेखा कहा गया है। अववाह तंत्र महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली। अववाह द्रोणी क्या है? तो एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र अववाह द्रोणी कहलाता है। जल विभाजक किसको कहते हैं? 2 अववाह द्रोणियों को अलग अलग करने वाली उच्च भूमि जैसे अम्बाला, इसको जल विभाजक कहते हैं। सहायक नदी कौन सी होती है? वह नदी जो मुख्य नदी में आकर मिलती है, अपना जल विसर्जित करती है, सहायक नदी कहलाती है। भारतीय नदियों का वर्गीकरण। हिमालयी नदियाँ ये सदावाहिनी होती, बारहमासी होती, उद्गम होता है हिमनद से, विशाल डेल्टा बनाती हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मुख्य हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहती हैं, उद्गम
पठार एवं पहाड़ियों से होता है, आकार में छोटी होती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा जैसी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र देखते हैं, विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है सिंधु नदी तंत्र। उद्गम होता है तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से। लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है ये लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम। उद्गम होता है वेरीनाग जम्मू कश्मीर से, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर इसी के तट पर बसा है। ये बूलर झील से होकर बहती है सिंधु नदी और झेलम नदी। चेनाब दूसरी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। चंद्र एवं भागा दो नदियों के मिलने से बनती चेनाब। रावी उद्गम रोहतांग दर्जे से होता है, हिमाचल प्रदेश से। चंबा घाटी इसी नदी द्वारा निर्मित की गई है। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी। आगे आएंगे ब्यास और सतलुज। सतलुज उद्गम राक्षसताल तिब्बत से होता है, सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है। ब्यास देखते हैं, उद्गम ब्यासकुंड से होता है, पूरी तरह से भारत में बहती है। हरिके बैराज सतलुज नदी पर बना हुआ है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये क्या है? तो पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 20% जल उपयोग करेगा भारत। पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% जल भारत यूज करेगा, बाकी 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और पश्चिमी नदियों का 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। ये समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ है। गंगा नदी तंत्र देखते हैं। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद भागीरथी नाम से, इसका उद्गम होता है, वहाँ से भागीरथी नाम से शुरू होती है और गंगोत्री हिमनद से उद्गम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये कहलाती है गंगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती है गंगा। उत्तराखंड के पंचप्रयाग देखते हैं, तो विष्णु प्रयाग, यहाँ पे नदियों का संगम होता है। यहाँ पे धौली गंगा मुख्य रूप से मिलती है भागीरथी से मिलती है धौली गंगा, यहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। फिर नंद प्रयाग में भागीरथी से मिलती है नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग में भागीरथी से मिलती है पिंडार, यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। रुद्र प्रयाग में भागीरथी से मिलती है मंदाकिनी, यहाँ पे रुद्र प्रयाग होता है। देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, तो यहाँ पे गंगा नाम इसका पड़ता है। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ मतलब नीचे की नहीं ऊपर की। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है रामगंगा नदी। गंडक एवं कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, मार्ग बदलने के हेतु प्रसिद्ध है। गोमती मैदानी क्षेत्र फुलर झील से निकलती है और लखनऊ इसी के तट पर बसा हुआ है गोमती के। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये दक्षिण से दाईं ओर से मिलती है। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। उद्गम है यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ चोटी से, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। सोन नदी देखते हैं, यमुना की मुख्य सहायक नदी। उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से, मध्य प्रदेश से। ये गंगा की ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर दाएं तट पर आकर मिलती है। ये पटना के पास गंगा से में विसर्जित होती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र, इसका अधिकांश अफवाह भारत से बाहर है। उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो, अरुणाचल में नाम होता है दिहांग, भारत में नाम होता है, असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश पथ क्या है इसका? तो नामचा बरवा, यहाँ से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नामचा बरवा के पास से। असम की घाटी, यहाँ दिबांग एवं लोहित नदियों के मिलने से के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असम में दिबांग एवं लोहित नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ है? तो असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे असम का एक जिला भी घोषित किया गया है। माजुली द्वीप को असम का एक जिला घोषित कर दिया गया है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में देखते हैं, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। विशेषता मैंग्रोव वन एवं रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं।
यहाँ सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। भाग 2 का सारांश देखते हैं। भाग 2 हमने कवर कर लिया। तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, खनिजों का भंडार है प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिमी घाट देख लेते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तीव्र ढाल वाला है पश्चिमी घाट। अंडमान निकोबार को देखते हैं, 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है और सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे है वैरनद्वीप। गंगा तंत्र देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा तंत्र। ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निर्मित है ब्रह्मपुत्र पर। भाग 2 समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी कि दक्षिण की जो नदियाँ हैं उनको देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य विभाजन, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तीव्र ढाल के कारण एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, पेरियार। जो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और पेरियार। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं प्रायद्वीपीय नदियों में? तो ये पूर्व की ओर बहती हैं, मंद ढाल होने के कारण विशाल डेल्टा बनाती हैं, इधर तीव्र ढाल होने के कारण एस्चुरी बनाती हैं, पश्चिम वाली पूर्व वाली डेल्टा बनाती हैं। मुख्य नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और पेन्नार। नर्मदा नदी देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से नर्मदा का। ये विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा कहाँ बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है, रिफ्ट वैली में। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा। लंबाई है 1312 किलोमीटर। क्या क्या है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। लंबाई है 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की। तापी और माही नदी, तापी नदी इसको ताप्ती भी बोलते हैं, उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ये भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत के पास अरब सागर में गिरती है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है। तापी उकाई याद रखिए, तापी उकाई, तापी पर उकाई परियोजना है। माही नदी उद्गम होता है विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी यहाँ खंबात की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से। सहायक नदियाँ बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणिता, इंद्रावती और मंजरा। गोदावरी दक्षिण भारत की गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सहायक नदियाँ इसकी बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणिता, इंद्रावती और मंजरा। ये आंध्र प्रदेश के तट पर विशाल डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी विशाल डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी उद्गम होता है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट से। लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और सहायक नदियाँ इसकी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी और भीमा। तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी और भीमा। प्रमुख बांध है कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, कुर्ग, कर्नाटक से। विशेष ये प्रायद्वीप की एकमात्र 12मासी सदावाहिनी नदी है क्योंकि इसे दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी दोनों मानसून से जल प्राप्त होता है। जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही बना है। महानदी एवं लूनी नदी। महानदी उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। उड़ीसा में बहते हुए डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। सबसे लंबा हीराकुंड बांध इसी पर है, महानदी पर। लूनी नदी उद्गम अरावली श्रेणी से होता है, अजमेर से। एक अंतःस्थलीय अपवाह नदी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। लूनी नदी इसका पानी प्रारंभ में मीठा और बाद में खारा हो जाता है। भारत की प्रमुख झीलें एवं जलाशय देख लेते हैं अब। विवर्तनिक झीलें, लैगून झीलें, कैंटर झीलें। विवर्तनिक झीलें कौन सी होती हैं? भूगर्भिक हलचलों से निर्मित झीलें, जैसे कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भूगर्भिक हलचलों से बनी हुई झील विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। लैगून झीलें कौन सी? समुद्र तट पर बालू के अवरोध से बनी झीलें लैगून झीलें होती हैं, जैसे चिल्का उड़ीसा की और पुलिकट आंध्र प्रदेश की। समुद्र के किनारे समुद्र में जो रेत इकट्ठा हो जाता है, उसके बीच में कुछ पानी फंस जाता है, उसको लैगून झील बोलते हैं। कैंटर झीलें ज्वालामुखी विस्फोट या फिर उल्कापिंड के गिरने से निर्मित झीलें कैंटर झीलें कहलाती हैं, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील कैंटर झील है। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें राज्यवार सूची। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील उड़ीसा में। सांवर झील राजस्थान में। भारत की सबसे सर्वाधिक अंतःस्थलीय लवड़ी झील है। लोकटक झील मणिपुर में
पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ इसी में है। वेमनाड झील केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है। नौकायन प्रतियोगिता हेतु प्रसिद्ध है वेमनाड झील। चोलामू झील सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, सांवर झील राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, वेमनाड झील केरल में, चोलामू झील सिक्किम में है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, कुंचकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 455 मीटर ऊंचा। जो गरसोप्पा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र यहाँ पे है। चित्रकूट प्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में रांची के समीप स्थित जलप्रपात है। अब देख लेते हैं फिर से। कुंचकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में, जोग या गरसोप्पा शारावती नदी पर कर्नाटक में है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, चित्रकूट प्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, और हुंडरू है सुवर्णरेखा झारखंड में। तो कुंचकल जोग इसको गरसोप्पा बोलते हैं, और शिव समुद्रम में कर्नाटक में, चित्रकूट प्रपात है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर, और हुंडरू है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। भारत की जलवायु एवं मानसून देख लेते हैं। मानसून की प्रकृति कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। मौसम का अर्थ प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है कि हिमालय की उपस्थिति, हिंद महासागर की समीपता और ITCZ का खिसकना। ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहाँ व्यापारिक पवनें मिलती हैं। गर्मियों में सूरज के उत्तरायण होने से ये क्षेत्र उत्तर भारत के मैदानों की ओर खिसक जाता है। इसे मानसून गर्त भी कहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण हवाओं को आकर्षित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आवागमन का समय सामान्यतः 1 जून को केरल के मालाबार तट पर मानसून विस्फोट के साथ शुरू हो जाता है। वर्षा का योगदान, भारत की कुल वर्षा का योगदान 75 से 80% भाग मानसून के कारण ही प्राप्त होता है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है। 2 शाखाएं, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा में मानसून बढ़ जाता है। अरब सागर की शाखा, ये शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदानों पर अत्यधिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक कराती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद हवाएं शुष्क हो जाती हैं, जिससे दक्कन का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो एरिया बनता है। यह शाखा अरावली पर्वत के समांतर निकल जाती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। अरावली के समांतर निकल जाती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये शाखा म्यांमार के पहाड़ों और उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों से टकराती है। मेघालय की खासी पहाड़ियों के कीपाकार आकृति के कारण यहाँ स्थित मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये शाखा यहाँ से मुड़कर गंगा के मैदान के पश्चिमी ओर बढ़ती है, जिससे पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। जैसे अब देखते हैं मानसून से संबंधित एल नीनो और ला नीना, ये क्या होता है। तो एल नीनो के बारे में देखते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होती है, तो प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर गर्म जलधाराओं का बनना इसकी प्रकृति होती है। भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है एल नीनो का, तो भारतीय मानसून को कमजोर करता है, सूखे की स्थिति होती है एल नीनो में भारत में। ला नीना क्या है, तो पेरू के तट के पास ठंडी जलधाराओं का मजबूत होना। भारतीय मानसून के लिए अनुकूलन अत्यधिक वर्षा या बाढ़ की स्थिति बनती है। तो एल नीनो का प्रभाव होता है कि भारत में सूखा पड़ सकता है, और ला नीना का प्रभाव होता है कि भारत में अत्यधिक वर्षा बाढ़ आ सकती है। एल नीनो में प्रशांत महासागर के तट पर गर्म जलधाराएं बनती हैं, और ला नीना में पेरू के तट पर ठंडी जलधाराएं बनती हैं। हिंद महासागर द्विध्रुव IOD, हिंद महासागर के तापमान का अंतर सकारात्मक भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करता है। भाग 3 समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं अगले वीडियो में। हम हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। UP PCS RO या फिर सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर विषय संबंधित वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।